ए ट्रेडर्स, हाउस गोइंग। कभी आपके साथ ऐसा होता है जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एंड जब भी आप बाय करते हो तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर ऊपर जाता है। उसी तरह जब आप शॉर्ट ट्रेड करते हो तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप सोचते हो कि हमारा एनालाइज डायरेक्शन तो सही था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया तो सही, पर पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर गया। फिर हम लोग सोचते हैं कि कोई है जो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाता है, कोई है जिसको मालूम है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो तब हम लोग अपने ब्रोकर्स को बिलीव करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस रेगुलरली हिट हो जाता है, क्या रीजंस है, एंड कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए जिससे हम अपने स्टॉप लॉस को बेटर प्लेस पर रख सके। बट एक बात याद रखना, मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा। चलिए रीजन नंबर 1 को देखते हैं, जो है चेजिंग मोमेंटम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोमेंटम को चेज करते हैं बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब सपोज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो यहाँ आप सोचते हैं अगर आप इस ट्रेड में एंटर नहीं हुए तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और हम लोग इस ट्रेंड को मिस कर देंगे, तो हम यहाँ टॉप पे एंटर हो जाते हैं। फिर मार्केट नीचे आके अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर अगेन मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। मार्केट करेक्शन के साथ आगे बढ़ता है, मार्केट ऊपर जाता है, करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट करता है। सेम डाउन ट्रेंड में भी आपको कभी भी टॉप में एंट्री नहीं लेनी है, आपको एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन के बाद एंटर होना है। जब भी मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा हो तो वहां आपको एंट्री नहीं करनी है, वहां आप पेशेंस के साथ रिट्रेसमेंट का वेट करोगे और फिर एंट्री लेना, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करती, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल, यहाँ हम टॉप पे एंटर होने की जगह रिट्रेसमेंट पर एंटर हो सकते थे। यहाँ प्राइस 15 EMA को रिट्रेस कर रहा है, तो जब भी प्राइस 15 EMA पर रिट्रेस करता है तो वहाँ एक बुलिश कैंडल दिखती है, तो वहाँ हम एंटर हो सकते थे। उसी तरह ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान प्रीव्यू की लेवल पर कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन लेकर एंटर हो सकते हो। चलो अब हम लोग दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। तो रीजन नंबर 2 है टेकिंग ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीखा है हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है। जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर बने तो हमें इसके हाई ब्रेक पर बाय करना है। तो क्या ये आपको इतना सिंपल लगता है? क्या एक सिंगल कैंडल स्टिक में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने बड़े बेरी सेंटिमेंटल को चेंज कर दे? सो द आंसर इज नो। अब इस चीज को समझने के लिए आपको लोकेशन समझना पड़ेगा। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 3BH का फ्लैट है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है पर दोनों का लोकेशन बिल्कुल अलग है। एक है बैकवर्ड एरिया में और एक है सिटी एरिया में। तो आप बताओ किस फ्लैट का वैल्यू ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सिटी वाले फ्लैट का। क्यों? क्योंकि सिटी वाला फ्लैट एरिया ऑफ वैल्यू में है। तो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल सेम है। कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पर कब? जब ये हमें राइट लोकेशन पर मिले, मतलब एरिया ऑफ वैल्यू पर मिले। वापस हैमर वाले एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ हमारे पास हैमर है जो डाउन ट्रेंड में बना है। नेक्स्ट यहाँ एक और हैमर बना है, ये भी डाउन ट्रेंड में बना है, पर इस वाले हैमर के साथ एक सपोर्टिंग फैक्टर है, एरिया ऑफ वैल्यू, जो है ये सपोर्ट लेवल। और हम सभी को पता है सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आप बताओ इन दोनों हैमर में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? तो हम ये इजिली बोल सकते हैं ये हैमर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ट्रेडिंग में हैमर या किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मूला जरूरी नहीं है, जरूरी है तो उसका लोकेशन। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो बेरिश है और वो एक ऐसे लोकेशन पे फॉर्म हुआ है जहां से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, तो उस कैंडलस्टिक का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो हमें कभी भी कैंडलस्टिक को सिंगल लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, हमें इसके साथ अदर फैक्टर को भी कंबाइन करना होगा, लाइक मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीव्यू डे हाई एंड लो और एनी की लेवल्स। नेक्स्ट रीजन है कीपिंग स्टॉप लॉस टू टाइट। मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट के क्लोज रखते हैं। सपोज हम यहाँ बाय ट्रेड लेते हैं और हमें पता है ये हमारा सपोर्ट है, तो हम अपना स्टॉप लॉस या तो सपोर्ट पर रख देते हैं या उसके जस्ट नीचे, क्योंकि हमने यही सीखा है कि सपोर्ट के थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। पर थोड़ा नीचे का मतलब ये नहीं है जस्ट
1-2 पॉइंट नीचे। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक लॉन्ग वीक कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। तो स्टॉप लॉस को जस्ट नीचे रखने के जगह आपको इसे थोड़ा ब्रीथिंग रूम देना चाहिए, ताकि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज हैव सम प्रोटेक्शन। मतलब आपको स्टॉप लॉस रैंडमली कहीं नहीं रखनी है। आपके स्टॉप लॉस के पहले कोई लेवल होना चाहिए जिसे ब्रेक करने में मार्केट को स्ट्रगल हो। वो लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, प्रीव्यू डे हाई लो हो सकती है, डिमांड एंड सप्लाई हो सकती है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस कहीं भी रख देते हो जहां प्राइस को जाने में रुकावट ना हो, तो इजिली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वही सपोज अगर आप सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो प्राइस को आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचने से पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। सो आपके स्टॉप लॉस के पास कोई प्रोटेक्शन लेवल होना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑन राउंड नंबर्स। क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? तो नेक्स्ट रीजन है यू आर प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑन अ राउंड नंबर्स। बहुत से लोग अपने स्टॉप लॉस को सर्टेन पॉइंट पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम निफ्टी में ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट पर रख देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आज निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, तो आज मैं 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा। हम सोचते हैं कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो हम बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, पर स्टॉप लॉस रखने का ये गलत तरीका है। हम स्टॉप लॉस को राउंड फिगर या कुछ पॉइंट्स के बेस पर नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेते हैं और हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ है, तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख लेते हैं कुछ पॉइंट्स नीचे, पर ये गलत तरीका है। इवन यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा है, पर फिर भी हमें अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए। यहाँ हमें अपना स्टॉप लॉस को कम करने के लिए पोजीशन साइजिंग पर काम करना चाहिए। मतलब हमें अपना पोजीशन साइज को कम करना चाहिए, ना कि स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहिए। इसे हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।